नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं दोस्तों, रिश्ते पति पत्नी की सूझबूझ और समझदारी से फलते फूलते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच थोड़ी सी भी गलतफहमी हो जाए तो समझो कई दिनों का प्यार भरा रिश्ता जहर के समान हो जाता है और एक दिन दम तोड़ देता है। आज की कहानी भी हमें एक महत्वपूर्ण सीख दे जाएगी, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। शाम का समय था। माँ चंपा पूजा करने के लिए दिया जलाकर बैठी थी और बहू सुधा रसोई में रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आटा गूंथते हुए वह सोच रही थी कि आज पति को पसंद आने वाला कुछ खास बनाऊं ताकि उनका मूड अच्छा हो जाए। सुबह जाते वक्त उसने देखा था कि पति कुछ तनाव में थे, बार बार मोबाइल पर मेल चेक कर रहे थे। शायद ऑफिस का दबाव था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। माँ चंपा ने हड़बड़ा कर दरवाजा खोला तो देखा उनका बेटा ऑफिस से लौटकर आया है। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने माँ से चिल्लाकर पूछा, माँ सुधा कहाँ है? माँ घबराकर बोली, बहू रसोई में है बेटा। इतना सुनते ही सुधा रसोई से बाहर आई। हाथों में आटे का लेप और चेहरे पर हल्की थकान थी। वह कुछ पूछ भी पाती कि पति ने बिना कुछ सोचे उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सुधा की सांसें थम गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आटे से लथपथ हथेलियां कांपने लगी, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसके होठों से शब्द निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ चीख उठी, कहा, अरे बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? बहू के ऊपर हाथ कैसे उठा दिया? हुआ क्या है ये तो बताओ। लेकिन बेटे का गुस्सा और बढ़ चुका था। उसने सुधा की ओर उंगली उठाते हुए कहा, पूछिए अपनी बहू से माँ, घर के बाहर क्या क्या गुल खिला रही है। आज मैंने इसे अपनी आंखों से किसी गैर मर्द के साथ देखा है। वो कौन था और मेरे पीठ पीछे ये सब कब से चल रहा है? सुधा हक्का बक्का रह गई। उसने सिसकते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मेरा दोस्त था, कॉलेज का पुराना साथी, रास्ते में मिला था, बस वहीं थोड़ी देर बात हो गई थी। लेकिन अब वह पुराना दोस्त शहर में एक छोटे से व्यवसाय में लगा हुआ था जो कभी कभी पुरानी यादें ताजा कर देता। पति गरजते हुए बोला, झूठ मत बोलो, मैंने देखा है, तुम उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह सब एक पति के लिए जहर के समान होता है सुधा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कैसा लगा। सुधा रोते रोते कांपती आवाज में बोली, वो सिर्फ मेरा दोस्त था, मैं कसम खाती हूँ मेरे दिल में आपके सिवा कोई और नहीं है। माँ ने दोनों के बीच आकर बेटे का हाथ थाम लिया और बोली, बस करो बेटा, बहुत हो गया। दफ्तर का गुस्सा घर पर मत उतारो। हो सकता है तुमने कुछ गलत समझ लिया हो, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। कल सुबह ठंडे दिमाग से बैठकर बात करना। लेकिन बेटे समीर के चेहरे पर शक और गुस्से की लकीरें और गहरी हो चुकी थी। वह चुपचाप कमरे की ओर बढ़ गया और दरवाजा पटककर अंदर चला गया। सुधा वहीं खड़ी रह गई, चेहरे पर जलन, आंखों से बहते आंसू और दिल में गहरी चोट लिए। माँ चंपा ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, चुप हो जा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तेरा पति गुस्से में है, कल तक सब संभल जाएगा। पर सुधा जानती थी कि इस एक थप्पड़ ने उसके दिल में ऐसा घाव कर दिया है जो आसानी से भरने वाला नहीं है। कमरे का सन्नाटा, हवा की ठंडक और आंखों से बहते हुए आंसू गवाही दे रहे थे कि अब इस घर में कुछ बड़ा होने वाला है। थप्पड़ की गूंज सिर्फ सुधा के गाल पर ही नहीं, उसके दिल पर भी उतर गई थी। वह चुपचाप अपने कमरे में आकर पलंग के किनारे बैठ गई। चेहरे पर आंसुओं की लकीरें अब भी सूखने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से गाल सहलाया और याद करने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो पति की नजरों में इतना बड़ा अपराध बन गया। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। पुराना दोस्त सड़क पर अचानक मिला था। उसने हाल चाल ही तो पूछा था। थोड़ी बातें हुई थी जिसमें कॉलेज के पुराने दिनों की हंसी मजाक भी शामिल था और वह आगे बढ़ गई थी। पर वही बात आज उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा बनकर सामने आ गई थी। माँ धीरे धीरे कमरे में आई। उन्होंने बहू को रोते देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटी तू मन पर मत ले, तेरा पति गुस्सैल है पर दिल से बुरा नहीं है। ऑफिस का कुछ तनाव लेकर आया होगा, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सुधा ने सुबकते हुए कहा, माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि वो इंसान सिर्फ मेरा दोस्त था और कुछ भी नहीं, पर उन्होंने बिना कुछ सुने ही मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या मेरी बात पर भरोसा इतना कमजोर था? माँ ने गहरी सांस ली। वे जानती थी
कि बेटे का गुस्सा अक्सर उसे अंधा बना देता है, पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा देगा। उन्होंने बहू को सीने से लगाया और कहा, बेटी अभी तू कुछ मत बोल, हालात को समय पर छोड़ दे, सच देर सवेर सामने आ ही जाएगा, बस अभी धैर्य रख। उधर पति बैठक में टहलता रहा, उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। पत्नी किसी अजनबी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। शक ने उसके दिल में आग लगा दी थी। उसे यकीन था कि वह गलत नहीं देख सकता, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज यह भी कह रही थी कि शायद वह जल्दबाजी कर रहा है। मगर गुस्सा इतना तेज था कि उसने उस आवाज को दबा दिया। रात का खाना जैसे तैसे निपटा। माँ ने थाली में खाना लगाया, पर न बेटे ने ठीक से खाया न बहू ने। बर्तनों की खनक में रिश्तों की खामोशी दब गई। सुधा ने अपने हाथ से निवाला तक नहीं छुआ। वह अपने कमरे में लेट गई, आंखें बंद की, पर नींद बहुत दूर थी। उसके गाल अब भी उस थप्पड़ की जलन से तप रहे थे। माँ को सारी रात बेचैनी रही। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान मेरे घर को बचा लेना, बहू बेटे के बीच जो दरार पड़ गई है उसे जल्दी भर देना। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह रात केवल आंसुओं की नहीं बल्कि आने वाले तूफान की आहट है। यह रात एक ऐसे खेल की शुरुआत करने जा रही थी जिसमें विश्वास, धोखा और छुपा हुआ राज थे। यह सब धीरे धीरे सामने आएगा। रात आधी बीत चुकी थी। घर के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे थकान और तनाव ने सबकी आवाजें चुप करा दी हो। बेटे का गुस्सा धीरे धीरे कम हो चुका था, पर उसके चेहरे पर अब भी तनाव की लकीरें साफ झलक रही थी। वह कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम करने का नाटक कर रहा था, पर असल में उसके विचार अब भी उसी शक के चक्रव्यूह में उलझे हुए थे। इधर माँ चंपा ने रसोई में जाकर धीरे से दूध गर्म किया। उनके मन में यही था कि शायद दूध पीकर बेटा थोड़ा हल्का महसूस करेगा और चैन से सो पाएगा। उन्होंने दूध में हल्की सी इलायची डाली, गिलास को ट्रे में रखा और बेटे के कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे का दरवाजा हल्के से खटखटाया और बोली, बेटा दूध पी ले, रात में खाली पेट सोने से तबीयत और बिगड़ती है। बेटे ने बिना कुछ बोले लैपटॉप बंद किया, गिलास हाथ में लिया और एक ही सांस में दूध पी गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब सो जा, सुबह सब ठीक हो जाएगा। वह बस सिर हिलाकर बिस्तर पर लेट गया। उधर सुधा भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें अब भी जमी हुई थी। उसने आंखें बंद कर रखी थी ताकि लगे कि वह सो रही है, लेकिन असल में उसकी नींद कोसों दूर थी। उसके कान और मन पति की हर आहट पर टिके थे। वह जानती थी कि आज की रात बहुत भारी है। उसका दिल कह रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, इसलिए वह बिना हिले डुले सब पर नजर रख रही थी। पति ने करवट बदली और आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें अजीब सी लगने लगी। सुधा को लगा कि शायद वह सो गया है, पर तभी उसने गौर किया कि पति के हाथ धीरे धीरे अकड़ रहे हैं, पैर हिला नहीं पा रहे हैं और चेहरे का एक हिस्सा जैसे ढीला पड़ गया है। सुधा का दिल धड़क उठा। वह तुरंत उठ बैठी और घबराकर माँ चंपा को आवाज लगाई, माँ जी जल्दी से आइए, इनकी तबीयत अचानक बिगड़ रही है। माँ भागती हुई आई। उन्होंने बेटे को देखा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। घबराकर बोली, हे भगवान ये क्या हो गया, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। सुधा ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और तुरंत अपने परिचित डॉक्टर को फोन मिलाया। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि वह तुरंत आ रहा है। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी और डॉक्टर घर में दाखिल हुआ। उसने तुरंत जांच की, इंजेक्शन लगाया और बोला, घबराइए नहीं, दवाइयाँ समय पर दीजिएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के जाते ही माँ चंपा ने राहत की सांस ली, लेकिन सुधा के चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। उसने धीरे से माँ से कहा, आप आराम कीजिए, मैं इन्हें देख लूंगी। माँ थकान से चूर होकर दूसरे कमरे में चली गई। रात का वह सन्नाटा फिर गहरा गया, लेकिन इस बार हवा में एक अनकहा डर भी घुला हुआ था और उसी डर के पर्दों में एक ऐसा राज छुपा था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। डॉक्टर के जाने के बाद घर में फिर से सन्नाटा लौट आया। माँ चंपा अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें अब भी बाकी थी। बेटे का शरीर थका हुआ सा बिस्तर पर पड़ा था, कभी हल्की सी करवट लेता, कभी आहें भरता। सुधा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर अंधेरे में ताक रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में तूफान छुपा हो, पर चेहरे पर शांति का मुखौटा। कुछ देर बाद वह धीरे से उठी, अपने कमरे के कोने में गई और मोबाइल हाथ में लेकर किसी को फोन मिलाया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे। सुनो,
मैंने काम कर दिया है। जो दवा तुमने दी थी उसे मैंने चुपके से दूध में मिला दिया था। माँ जी को जरा भी शक नहीं हुआ। उन्होंने वही गिलास उसे दिया और उसने बिना कुछ जाने पी भी लिया। अब देखना, धीरे धीरे उसके शरीर के हिस्से काम करना बंद कर देंगे। फोन के उस पार से डॉक्टर की धीमी हंसी सुनाई दी। बहुत अच्छा किया, अब घबराना मत, धीरे धीरे सब काबू में होगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ हमारे हिसाब से ही होगा। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। सुधा ने गहरी सांस ली और फुसफुसाकर बोली, अब वो अपने किए की सजा पाएगा। उस थप्पड़ की, उस सब की, उस अपमान की, जिसकी चोट आज भी मेरे गाल पर जल रही है। यह कहते हुए उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला, शायद पछतावे का नहीं बल्कि अपने फैसले की पुष्टि का। उसने फोन बंद किया और धीरे से पति के पास आकर बैठ गई। पति को देखकर वह मासूमियत का नाटक करने लगी। उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आप आराम से सो जाइए, मैं यही हूँ। पति अर्ध निद्रा में था। उसे लगा पत्नी सचमुच उसकी देखभाल कर रही है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस गिलास के दूध ने उसकी रात को आसान करना था, उसी ने उसके जीवन को धीरे धीरे जहर बना दिया है। दूसरी ओर माँ चंपा अपने कमरे में बैठकर भगवान को याद कर रही थी। वह कहती, हे भगवान, मेरा घर बचा लेना। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस बहू पर वह इतना जान छिड़कती है वही उनके बेटे को धीरे धीरे मौत के दरवाजे तक धकेलने का खेल खेल रही है। रात का वह अंधेरा अब सिर्फ नींद का नहीं बल्कि एक भयानक राज का गवाह बन चुका था। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, पर उस घर का माहौल अब भी भारी था। सुधा ने पति को देखा। वह बिस्तर पर आधा उठा, पर उसकी उंगलियां जैसे काम ही नहीं कर पा रही थी। उसने कोशिश की कि पानी का गिलास पकड़े, लेकिन गिलास हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया और पानी चारों ओर फैल गया। माँ चंपा दौड़कर आई और घबराई आवाज में बोली, बेटा, ये क्या हो रहा है? हाथ में ताकत क्यों नहीं है? बेटे ने बेबस नजरों से माँ की तरफ देखा और धीरे से बोला, माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा शरीर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? उसकी आवाज धीमी और टूटी हुई थी। माँ चंपा ने तुरंत सुधा को आवाज दी, बहू जल्दी आ, देख तो बेटा पानी पी नहीं पा रहा। सुधा बाहर आई, चेहरे पर चिंता और लाचारी का भाव लाकर बोली, अरे ये क्या हो गया इन्हें? शायद रात में ज्यादा तनाव हो गया होगा। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है ना, मैं समय पर खिलाती रहूंगी, सब ठीक हो जाएगा। उसने अपने पति समीर को सहारा देकर लिटाया और खुद पानी पिलाया। माँ ने गहरी सांस ली, लेकिन उनके दिल में हल्का सा डर घर कर गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, इतनी जल्दी हालत बिगड़ना सामान्य तो नहीं लग रहा। फिर भी उन्होंने बहू की बात मान ली और चुप रह गई। दिन बीतता गया। पति समीर की हालत में सुधार आने की बजाय कमजोरी और ज्यादा बढ़ने लगी। पहले सिर्फ हाथ कांपते थे, पर अब पैर भी सुन्न पड़ने लगे। चलने की कोशिश करता तो लड़खड़ा जाता। माँ चंपा की चिंता बढ़ती गई। वे बेटे के पास बैठकर भगवान का नाम जपती और बार बार बहू से पूछती, बहू दवाइयाँ सही समय पर दी है ना? सुधा हर बार आश्वस्त करती, हाँ माँ जी, मैं तो पूरी सावधानी रख रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे असर दिखेगा, आप फिक्र मत कीजिए। माँ ने बहू की आंखों में झांक कर देखा। चेहरा बहुत संभला हुआ था, चिंता से भरा हुआ लग रहा था, पर कहीं न कहीं माँ के दिल को लगा कि यह चिंता थोड़ी ज्यादा दिखावटी है। लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने विचार को झटका दिया। उन्हें अपनी बहू पर अटूट विश्वास था। रात को जब बेटा सो गया, माँ अकेली बैठकर सोचने लगी, ये कौन सी बीमारी है जो अचानक इतनी तेजी से बढ़ रही है? डॉक्टर कह रहा है ठीक हो जाएगा, पर हालत तो और बिगड़ रही है। क्या सचमुच कुछ गड़बड़ है? उनके मन में हल्की सी शंका जन्म ले चुकी थी। यह शंका धुएं की तरह थी जो अभी पतली लकीरों में थी, पर जल्दी ही आग का रूप लेने वाली थी। माँ चंपा का दिल अब चैन से बैठ ही नहीं रहा था। हर सुबह उन्हें लगता कि आज बेटे की हालत थोड़ी बेहतर होगी, पर हर दिन कोई न कोई नया लक्षण उभर आता। कभी हाथों की पकड़ कम हो जाती, कभी पैरों में झुनझुनी उठने लगती, तो कभी चेहरे पर अजीब सा तनाव आ जाता। बेटे समीर के माथे पर पसीना छलक आता और वह कहता, माँ, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्या सच में ये बीमारी मुझे धीरे धीरे खा रही है? माँ उसे ढांढस बंधाती, नहीं बेटा, ऐसा मत सोच, सब अच्छा होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन उनके मन में अब शंका गहराती जा रही थी। एक सुबह उन्होंने बहू से कहा, बहू जरा तुम जरूरी काम संभालो, मैं बेटे को पास वाले बड़े अस्पताल के डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। सोच रही हूँ किसी और डॉक्टर की भी राय ले लूँ। सुधा थोड़ी चौंकी, टाल मटोल किया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ जी, जैसा आप ठीक समझें, पर मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब सही इलाज कर रहे हैं। खैर आप चाहें तो ले जाइए।
कहिए तो मैं भी चलूं आपके साथ? माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं ऑटो करके चली जाऊंगी। उन्होंने बेटे को तैयार किया और ऑटो रिक्शे में बैठाकर अस्पताल ले गई। वहाँ बड़े अनुभवी डॉक्टर ने पूरे ध्यान से जांच की, कई टेस्ट लिखे और रिपोर्ट देखकर गंभीर स्वर में बोले, देखिए, मरीज को जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वे शरीर को ठीक करने की बजाय कमजोर कर रही है। ये दवाएं नसों और मांसपेशियों को धीरे धीरे निष्क्रिय बना देती हैं। किसी भी हाल में यह जारी नहीं रहनी चाहिए। तुरंत इन्हें बंद कीजिए और नया इलाज शुरू कीजिए। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे घबराकर बोली, लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे घर का डॉक्टर तो कह रहा था कि ये दवाइयाँ ही इन्हें ठीक करेंगी। उसने तो यही पर्ची दी थी। नए डॉक्टर ने गहरी नज़र से माँ चंपा को देखा और कहा, आपको किसी ने गुमराह किया है। अगर ये दवा कुछ और दिनों तक चली तो मरीज पूरी तरह से अपाहिज हो सकता है। माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें जैसे भीतर से समझ आ गया कि कोई अनजाना खेल खेला जा रहा है उनके साथ। उन्होंने तुरंत नया इलाज शुरू कराया और बेटे को घर ले आई। रास्ते भर उनका मन यही सोचता रहा, आखिर किसे फायदा है मेरे बेटे को बीमार रखने से? कौन है जो इस साजिश के पीछे है? घर पहुंचते ही उन्होंने बहू को बताया, डॉक्टर ने पुरानी दवाइयाँ तुरंत बंद करने को कहा है। अब से नया इलाज शुरू होगा। सुधा ने जरा हैरानी जताई, फिर संभल कर बोली, अच्छा माँ जी, जैसे आप चाहें, मैं नई दवाइयाँ लेकर आती हूँ। और वह दवा लाने बाहर निकल गई। लेकिन माँ की आंखों में अब एक नई चमक थी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे इस राज को पूरी तरह उजागर करके रहेंगी। नए डॉक्टर की बात सुनने के बाद माँ चंपा का विश्वास जैसे हिल गया था। उन्होंने घर लौटते ही बेटे समीर को आराम करने के लिए कहा और मन ही मन ठान लिया कि अब वे आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगी। बहू से अब तक उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं रही थी, बल्कि हमेशा उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह माना था। पर इस बार दिल की गहराई से एक हल्की सी शंका उठी थी, कहीं वही तो इस पूरे खेल का हिस्सा नहीं? अगली सुबह माँ ने बहू पर नजर रखने की ठानी। उन्होंने कहा, बहू, मुझे मंदिर जाना है, तुम जरा समीर को दवाइयाँ समय पर दे देना। यह कहकर माँ बाहर निकल गई, लेकिन असल में वे बाहर से छुपकर कमरे की खिड़की से नजर रख रही थी। उन्होंने देखा कि जैसे ही वह गई, सुधा ने दवा की शीशियों को हाथ में लिया और उनमें कुछ मिलाने लगी। उसने बोतल को धीरे से खोला, एक पाउडर जैसी चीज उसमें डाली और फिर उसे हिलाकर अलमारी में रख दिया। माँ चंपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनकी आंखों में अब शक नहीं बल्कि पक्का यकीन उतर आया। वे चुपचाप वापस घर के अंदर लौटी, पर ऐसे बर्ताव किया मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं। उन्होंने बहू से हंसते हुए कहा, अरे बेटा, अभी तक दवा नहीं दी क्या? चलो मैं खुद ही बेटे को खिला देती हूँ। सुधा थोड़ी घबरा गई, बोली, नहीं माँ जी, मैं दे देती हूँ। माँ चंपा ने जिद की, नहीं, आज मैं खुद दूंगी। और उन्होंने बोतल हाथ में ली। अब उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वे सीधे बहू से सवाल करें या फिर सबूत इकट्ठा करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने दवा देते वक्त चुपके से शीशी बदल दी। असली दवा नए डॉक्टर वाली थी, जो उन्होंने अपने पर्स में छुपाकर रखी थी। शाम तक बेटे की हालत में हल्का सुधार दिखा। उसके चेहरे पर कुछ ताजगी आई, हाथ थोड़े बेहतर काम करने लगे। यह देखकर माँ चंपा का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने मन ही मन कहा, यानी कि ये सब सच है, मेरी बहू ही इस साजिश में शामिल है। लेकिन वे तुरंत कुछ नहीं बोली। उन्होंने तय किया कि अब वे इस खेल को खत्म करने के लिए एक बड़ी चाल चलेंगी। उस रात माँ चंपा ने बेटे को सुलाने के बाद धीरे से अपनी पड़ोसन कमला चाची को बुलाया। कमला चाची समझदार और दुनियादारी को समझती थी। उन्होंने कई मुश्किल हालात देखे थे। माँ चंपा ने उन्हें सब कुछ बताया, बेटे समीर की बिगड़ती हालत, पुराने डॉक्टर की दवाइयाँ और बहू की संदिग्ध हरकतें। कमला चाची ने गंभीर स्वर में कहा, बहन, अब ज्यादा देर मत करो। बहू को बेनकाब करने के लिए हमें कोई ठोस सबूत जुटाना होगा। कल ही कोई चाल चलनी पड़ेगी। माँ चंपा ने सिर हिलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे हिम्मत देना। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। अब घर की हर सांस में सन्नाटा ही नहीं बल्कि एक बड़ा राज भी छुपा था, जो जल्दी ही उजागर होने वाला था। सुबह का समय था। घर में सामान्य सी गतिविधि चल रही थी, पर माँ चंपा का मन बेचैन था। रात भर उन्होंने यही सोचा कि कैसे बहू और उस डॉक्टर की साजिश को साबित किया जाए। पड़ोसन कमला चाची भी आ गई। माँ ने उन्हें अंदर बैठाकर धीरे से कहा, आज ही सच सामने लाना है। मैं अपने बेटे समीर की हालत का बहाना बनाकर उसी डॉक्टर को घर बुलाऊंगी। तू भी यहीं रहना ताकि एक गवाह हो। कमला चाची ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ बहन, बहू को भी शक नहीं होगा और हमें सबूत भी मिल जाएगा। माँ ने फोन उठाया और पुराने डॉक्टर को कॉल किया। आवाज में घबराहट भरते हुए बोली, डॉक्टर साहब,
मेरे बेटे की हालत फिर से बिगड़ गई है। आप जरा घर जल्दी आ जाइए। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी और डॉक्टर आते ही बोला, कैसा है अब? क्या लक्षण और बढ़ गए हैं? उसने बैग से वही दवाइयाँ और गोलियां निकाली और कहा, इन्हें नियम से देते रहना, धीरे धीरे असर दिखेगा। माँ चंपा ने जानबूझकर सवाल किया, डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ तो बहुत तेज लगती हैं, इनसे क्या साइड इफेक्ट नहीं होंगे? डॉक्टर जरा झेप गया लेकिन बोला, नहीं सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। उसी समय कमला चाची ने बात पकड़ते हुए कहा, पर अजीब बात है, जब से ये दवा शुरू हुई है मरीज की हालत तो और भी ज्यादा बिगड़ रही है। डॉक्टर थोड़ा हकलाया और बोला, वो तो बीमारी का असर है, मैं जानता हूँ कि क्या कर रहा हूँ। इतना कहते ही सुधा रसोई से निकलकर आई। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया जब उसने देखा कि कमला चाची भी वहाँ मौजूद है। उसने जल्दी से कहा, हाँ माँ जी, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, ये दवाइयाँ ही इन्हें ठीक करेंगी। माँ चंपा ने बहू की ओर सीधी नजर डालते हुए कहा, ठीक है तो आज दवा तुम खुद ही पिला दो। सुधा चौंक गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने शीशी उठाई, पर जैसे ही दवा गिलास में डालने लगी कमला चाची ने तुरंत कहा, जरा 1 मिनट रुकिए, ये दवा मैं भी देखना चाहती हूँ। डॉक्टर का चेहरा उतर गया और सुधा की आंखों में घबराहट साफ झलकने लगी। माँ ने सख्त आवाज में कहा, बहू अब सच बताने का समय आ गया है, ये दवाइयाँ क्या हैं और इन्हें क्यों इतनी जिद करके पिलाना चाहती हो? कमरे का माहौल भारी हो गया। बेटा बिस्तर पर लेटा सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब हैरानी और दर्द दोनों थे। उसने धीमी आवाज में कहा, सुधा सच बोलो, क्या तुम वाकई मेरी मौत चाहती हो? यह सुनकर सुधा के हाथ से दवा की शीशी लगभग गिर ही गई। माँ चंपा और कमला चाची की आंखें उसकी हर हरकत पर जमी थी। अब बहू के पास झूठ छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। कमरे में जैसे सबकी सांसें थम गई थी। सुधा के हाथ कांप रहे थे। दवा की शीशी जमीन पर गिरकर लुढ़क गई। माँ चंपा की आंखों में आग थी, बेटे की आंखों में दर्द और कमला चाची की आंखों में शक की पक्की परछाई। कुछ पल का सन्नाटा ऐसा था मानो दीवारें भी इंतजार कर रही हो कि अब सुधा क्या कहेगी। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिसकते हुए कहा, हाँ हाँ सच है, मैं ही सबकी वजह हूँ। जो दवाइयाँ अब तक दी जा रही थी उनमें जहर की तरह असर करने वाला पदार्थ मिला होता था और ये सब मैंने अकेले नहीं किया, उस डॉक्टर के साथ मिलकर किया। बेटा जैसे सुन्न पड़ गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने हकलाई आवाज में पूछा, क्यों सुधा, मैंने तुम्हें हमेशा अपना माना, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? सुधा बेतहासा रोते हुए बोली, उस दिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरी सारी दुनिया जैसे बिखर गई थी। मेरे आत्मसम्मान को तुमने कुचल कर रख दिया था। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझ पर भरोसा नहीं करते। उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें उसी दर्द का एहसास कराऊंगी। और फिर मेरे पुराने परिचित डॉक्टर ने मेरे जज्बात का फायदा उठाया। उसने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो धीरे धीरे तुम्हें रास्ते से हटा सकती हूँ और कोई जान भी नहीं पाएगा। वो मुझे पसंद करने लगा था और मुझे हासिल करना चाहता था। माँ चंपा ने गुस्से से कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें? जिस घर ने तुम्हें बेटी की तरह अपनाया, उसी घर के चिराग को बुझाने चली थी तुम। तूने तो रिश्ते की पवित्रता को ही कलंकित कर दी है। सुधा फूट फूट कर रो पड़ी। माँ जी, मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अंधी हो गई थी उस थप्पड़ की चोट में, अपने अहंकार में, पर मैं डॉक्टर के झांसे में भी आ गई। उसने मुझे बहलाया फुसलाया और मैं समझ नहीं पाई कि वो सिर्फ मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। मैंने वही किया जो उसने कहा। कमला चाची ने सख्त स्वर में कहा, बहू गलती चाहे भावनाओं में हो या चालाकी में, नतीजा एक ही होता है, गुनाह। और गुनाह का हिसाब हर हाल में देना पड़ता है। बेटे की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपती आवाज में कहा, सुधा अगर तुम मुझसे उस दिन साफ साफ कह देती, अगर अपना दर्द जताती तो शायद मैं समझ लेता, पर तुमने जो रास्ता चुना उसने हमें मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया। सुधा जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सुधरना चाहती हूँ। मैं सबके सामने उस डॉक्टर की सच्चाई लाऊंगी, मैं गवाही दूंगी, सबूत दूंगी, बस एक मौका और दीजिए। माँ चंपा का दिल पत्थर हो चुका था, पर उनकी ममता ने पूरी तरह हार नहीं मानी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अगर तू सचमुच पछता रही है तो साबित कर, उस डॉक्टर को बेनकाब कर और अपने कर्म से दिखा कि तू बदल गई है, तभी तुझे माफी का हक ही मिलेगा। कमरे में फैला बोझिल सन्नाटा अब धीरे धीरे टूट रहा था। सुधा की स्वीकारोक्ति ने सबको हिला तो दिया, लेकिन अब खेल अगले पड़ाव पर था, डॉक्टर को पकड़ना और इस साजिश को पूरी तरह खत्म करना।
सुधा जमीन पर बैठी हाथ जोड़कर रो रही थी। उसकी आंखों से निकलते आंसू और कांपती हुई आवाज बता रही थी कि अब वह टूट चुकी है। माँ चंपा ने उसकी ओर देखकर कठोर स्वर में कहा, पछताना काफी नहीं है बहू, अब तुझे अपने गुनाह का प्रायश्चित करना होगा। अगर सचमुच बदलना चाहती है तो उस डॉक्टर के खिलाफ खड़ी हो और उसका असली चेहरा सबके सामने ला। सुधा ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, हाँ माँ जी, मैं तैयार हूँ। अब मैं उस शैतान को उसके अंजाम तक पहुँचाकर ही चैन लूंगी। अगले ही दिन माँ और बेटे ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सुधा से कहा कि वह डॉक्टर को बहाने से घर बुलाए और फोन पर यह जताए कि उसकी दी हुई दवा अब असर कर रही है और वह और दवा चाहती है। सुधा ने कांपते हाथों से डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब, आपकी दवा बहुत असर कर रही है, अब मुझे और चाहिए। डॉक्टर फोन के उस पार से खुश होकर बोला, ठीक है, मैं शाम को ही आ जाऊंगा और दवा लेकर आऊंगा। शाम होते ही डॉक्टर घर आया। उसने जैसे ही दवाइयाँ और इंजेक्शन निकाले तभी दरवाजे के पीछे से दो लोग अंदर आए। माँ की बुलवाई हुई। पड़ोसन कमला चाची और साथ ही पुलिस का एक सिपाही जो सादी वर्दी में पहले से छुपा था। डॉक्टर अचानक घबरा गया। माँ ने सख्त आवाज में कहा, ये वही इंसान है जो मेरे बेटी की जिंदगी से खेल रहा था। अब सच बोलो वरना पुलिस तुझे सीधे लेकर जाएगी। डॉक्टर बुरी तरह हड़बड़ा गया। उसके हाथ में पकड़ी दवाओं की शीशियां कांपने लगी। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और दवाओं की जांच शुरू की। जब रिपोर्ट आई तो साफ हो गया कि उन दवाओं में तंत्रिकाओं को धीरे धीरे निष्क्रिय करने वाला जहर मिलाया गया था। सुधा ने सबके सामने सच कबूल किया, हाँ, मैं ही इसके साथ मिली हुई थी। मैंने ही अपने पति समीर को ये दवाइयाँ दी, लेकिन मैं पूरी गवाही दूंगी और सबूत दूंगी कि इसने ही मुझे बरगलाया था। यह इंसान मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। पुलिस ने डॉक्टर को हथकड़ी लगाया और वहां से ले गया। जाते जाते वह बड़बड़ाया, मुझे फंसा दिया तुमने सुधा। लेकिन अब उसकी कोई बात मायने नहीं रखती थी। बेटा बिस्तर पर लेटा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने माँ चंपा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, माँ, आप न होती तो आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया होता। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा भगवान का शुक्र मना कि समय रहते सच सामने आ गया। सुधा पति के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं सुधर चुकी हूँ। अब से मेरी जिंदगी सिर्फ आपकी सेवा और इस घर की इज्जत बचाने में बीतेगी। कमरे का भारी सन्नाटा अब टूट चुका था। साजिश का राज सामने आ गया था और इस तूफान के बाद घर में पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद जैसे घर से एक बड़ा बोझ उतर गया, मगर जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी। बेटे की हालत अब भी कमजोर थी। हाथ पैर पूरी तरह साथ नहीं दे रहे थे। माँ चंपा ने फैसला किया कि वे बेटे का इलाज अब उसी नए डॉक्टर से करवाएंगी जिसने पहले ही सच दिखाया था। वे बेटे को अस्पताल ले गई। पूरी जांच हुई और फिर एक लंबा इलाज शुरू हुआ। इंजेक्शन, दवाइयाँ और रोजाना की फिजियोथेरेपी सब मिलकर धीरे धीरे असर दिखाने लगे। हर दिन सुबह सुधा खुद अपने पति को उठाकर व्हील चेयर पर बैठाती, दवा खिलाती और डॉक्टर के पास ले जाती। घर के कामकाज में भी उसने अब कोई कोताही नहीं छोड़ी। माँ ने कई बार देखा कि वह देर रात तक पति के पैरों की मालिश करती है, तकिए ठीक करती है और हर छोटी बड़ी जरूरत पर ध्यान देती है। बेटा कभी कभी उसे देखता और सोचता, ये क्या वही सुधा है जिसने मौत का रास्ता चुन लिया था। उसके दिल में अब भी चोट थी, लेकिन उसे लगने लगा कि शायद सुधा सचमुच बदल गई है। माँ चंपा हर पल बेटे के साथ रहती और बहू को परखती रहती। शुरू में उन्होंने सुधा की हर हरकत पर शक किया, पर समय बीतने के साथ साथ उन्हें महसूस होने लगा कि बहू सच में पश्चाताप कर रही है। उसका बर्ताव अब बनावटी नहीं बल्कि सच्चा लगने लगा। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब हालत में काफी सुधार है। अगर इसी तरह देखभाल होती रही तो जल्दी ही ये फिर से अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। यह सुनकर माँ चंपा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और बहू की तरफ मुड़कर देखा। सुधा ने भीगी आंखों से कहा, माँ जी, मुझे एक और मौका देने के लिए धन्यवाद। अब मैं अपने हर कर्म से ये साबित करूंगी कि मैं बदल चुकी हूँ। उस दिन से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। तनाव की जगह आशा ने ले ली। बेटे की आंखों में अब मुस्कान लौटने लगी और माँ को लगा कि तूफान के बाद आखिरकार उनके घर में सुकून की हवा चल पड़ी है। दिन पर दिन बेटे की हालत सुधरने लगी। अब वह व्हील चेयर से उठकर बैसाखी की मदद से चलने लगा था। हर कदम उसके लिए कठिन था, लेकिन सुधा का सहारा उसे हिम्मत देता। जब भी वह गिरने को होता, सुधा उसे थाम लेती और कहती, डरिए मत, मैं हूं ना आपके साथ। इन छोटे छोटे पलों में पति के मन का बर्फीला गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। माँ चंपा भी बहू को गौर से देखती। पहले उन्हें लगता था
कि उसकी सेवा केवल दिखावा है, पर अब उन्हें उसमें सच्चाई नजर आने लगी थी। देर रात जब सब सो जाते तो सुधा अकेले बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, मुझे ताकत दीजिए भगवान कि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। यह देखकर माँ के दिल में भी उसके लिए थोड़ी नरमी आ गई। एक दिन बेटे समीर ने खुद अपनी पत्नी से कहा, सुधा, मैं जानता हूँ कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि अब तुम सचमुच बदल चुकी हो। मैं अभी भी उस थप्पड़ को याद करता हूँ जो मैंने तुम्हें मारा था। शायद वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैं उस दिन धैर्य रखता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पति के हाथ पकड़कर कहा, नहीं, गलती मेरी थी। अगर मैं गुस्से और अहंकार में अंधी ना होती तो यह सब नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए। माँ चंपा ने दोनों की बातें सुनी और भावुक होकर बोली, रिश्ते कभी गलती से नहीं टूटते, बल्कि गलती छुपाने से टूटते हैं। तुम दोनों ने सच मान लिया है, यही सबसे बड़ी बात है। अब बीती बातों को भूल जाओ और नई शुरुआत करो। उस दिन पहली बार घर में हल्केपन का एहसास हुआ। बेटे समीर ने मुस्कुराकर पत्नी का हाथ थामा और सुधा ने माँ के चरण छूकर कहा, माँ जी, अब ये घर ही मेरी पूजा है और इसे बचाना ही मेरा जीवन है। माँ की आंखों से आशीर्वाद के आंसू बहे। उन्होंने महसूस किया कि तूफान सचमुच थम चुका है और उनके घर में अब शांति और प्यार की नई सुबह शुरू हो रही है। महीनों की मेहनत और इलाज के बाद आखिरकार बेटे ने बैसाखी छोड़कर अपने पैरों पर खड़े होने का दिन देख लिया। वह लड़खड़ाते हुए ही सही, मगर बिना सहारे के कुछ कदम चला। यह देखकर माँ चंपा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और सुधा भी फूट फूट कर रोने लगी। उसके होठों से अनायास ही निकला, धन्यवाद भगवान, आपने मेरी गलती का बोझ हल्का कर दिया। धीरे धीरे बेटा समीर फिर से सामान्य जीवन में लौटने लगा। पहले उसने घर के छोटे छोटे काम संभालना शुरू किया, फिर ऑफिस से भी कॉल आने लगे। सबको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी कुछ महीने पहले बिस्तर पर लाचार पड़ा था, वह अब अपने पैरों पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। इस पूरे समय सुधा ने घर की जिम्मेदारियां ऐसे निभाई कि मोहल्ले की औरतें भी कहने लगी, देखो कैसे सेवा करती है अपने पति और सास की। ऐसी बहू सबको मिले। माँ चंपा का दिल गर्व से भर जाता। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद यही असली प्रायश्चित है, जब इंसान अपने कर्मों से अपनी गलती को धो देता है। एक दिन मोहल्ले में सत्संग का आयोजन था। माँ चंपा सुधा को भी अपने साथ लेकर गई। वहाँ सबके सामने उन्होंने कहा, ये मेरी बहू है। आज अगर मेरा बेटा फिर से खड़ा हो पाया है तो इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। यह सुनकर सुधा का सिर शर्म और गर्व दोनों से झुक गया। लोगों ने ताली बजाई और सुधा को आशीर्वाद दिया। बेटा समीर भी अब अपनी पत्नी की ओर नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसे लगा कि जिसने कभी उसे धोखा दिया वही आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। उसने सबके सामने कहा, मेरी पत्नी ही मेरी सबसे बड़ी साथी है। मैं उसकी वजह से दोबारा जिंदगी जी रहा हूँ। उस दिन से न सिर्फ घर में बल्कि पूरे मोहल्ले में सुधा की नई पहचान बन गई। वह अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसने गलती से सीख लेकर रिश्तों को बचा लिया। समय जैसे जख्मों पर मरहम रख रहा था। बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका था और फिर से ऑफिस जाने लगा था। सुबह माँ चंपा उसके माथे पर तिलक करती, सुधा उसके टिफिन में पसंदीदा खाना रखती और दरवाजे तक विदा करने आती। यह वही घर था जहाँ कभी चीख पुकार और सबके साए मंडराते थे, लेकिन अब वही घर हंसी और विश्वास से गूंज रहा था। माँ चंपा की आंखों में अब शांति थी। वे रोज भगवान के सामने दीपक जलाकर कहती, धन्यवाद भगवान मेरे घर को बचाने के लिए। पड़ोसी भी कहते, आपकी बहू तो सचमुच घर की लक्ष्मी है। यह सुनकर माँ चंपा का दिल गर्व से भर जाता, लेकिन उन्हें पता था कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई थी। एक शाम जब सभी लोग आंगन में बैठे थे, बेटा समीर गंभीर स्वर में बोला, माँ सुधा, मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। उस दिन मैंने गुस्से में आकर तुम्हें थप्पड़ मारा था सुधा, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं धैर्य रखता, अगर तुमसे प्यार से पूछता, तो शायद इतना सब कुछ न होता। आज मैं मानता हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता शक और गुस्से से नहीं, बल्कि विश्वास और धैर्य से चलता है। सुधा की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, और मेरी सबसे बड़ी भूल यह थी कि मैंने एक थप्पड़ की चोट को अपनी पूरी जिंदगी पर हावी कर दिया। अगर मैं उस वक्त धैर्य रखती और माँ जी से या आपसे दिल खोलकर बात करती, तो शायद मैं उस अंधेरे रास्ते पर न जाती। अब मैं कसम खाती हूँ कि मेरी जिंदगी सिर्फ इस घर को संभालने में बीतेगी। माँ ने दोनों को अपने पास खींचकर गले से लगा लिया और कहा, याद रखो बेटा,
रिश्ते टूटते नहीं हैं अगर इंसान सच को स्वीकार कर ले और सुधार की कोशिश करे। आज तुम दोनों ने ये साबित कर दिया है। उस रात आंगन में दियों की रोशनी थी, हवा में शांति थी और दिलों में सुकून। घर अब केवल ईंट और दीवारों का नाम नहीं था, बल्कि प्रेम और क्षमा का मंदिर बन चुका था। सब कुछ सामान्य होता दिखाई दे रहा था। बेटा समीर फिर से ऑफिस जाने लगा था। माँ चंपा को भी राहत थी कि घर बच गया। सुधा अब हर काम पूरे मन से करती, सास की सेवा, पति का ख्याल और घर की जिम्मेदारी। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इस शांति के बीच एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। माँ चंपा की छोटी ननद यानी सुधा की बुआ सास अचानक गांव से मिलने आ गई। स्वभाव से सीधी सादी थी, मगर बातें बड़ी बेबाक करती थी। उन्होंने आते ही घर के माहौल को गौर से देखा। सुधा उनके पैर छूने गई तो उन्होंने ताना मार दिया, अरे यही है वो बहू जिसने हमारे भांजे की जान लेने की कोशिश की थी, और तुम लोग इसे अब भी घर में रखे हुए हो। पूरा घर सन्न रह गया। बेटा समीर सकपका गया। माँ चंपा का चेहरा उतर गया और सुधा की आंखें भर आई। माँ चंपा ने बहन को चुप कराना चाहा, अरे बहन अब सब ठीक हो चुका है। सुधा ने अपनी गलती मान ली है और वह बदल भी गई है, लेकिन बुआ सास ने बात आगे बढ़ाई, देखो भाभी, मैं तो साफ कहती हूँ, जिसने एक बार जहर घोलने की हिम्मत की है उस पर दोबारा भरोसा करना क्या समझदारी है। आज सेवा कर रही है, पर कौन जाने कल फिर कुछ कर दे। मेरे भांजे की जिंदगी का सवाल है। यह सुनकर सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और पति के पैरों में गिरकर बोली, आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं बदल चुकी हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। बेटा समीर अंदर से टूट चुका था। उसने माँ चंपा की तरफ देखा और फिर बोला, बुआ मैं मानता हूँ कि सुधा से बहुत बड़ी गलती हुई थी, पर आज जो वह कर रही है वह दिखावा नहीं है। अगर मैं उसे माफ नहीं करूँगा तो ये घर हमेशा दर्द और नफरत का घर बना रहेगा। मैं उसे मौका दूंगा। माँ ने गहरी आवाज में कहा, हाँ दीदी, मेरा भी यही मानना है। गलती मानकर सुधारने वाला इंसान कभी फिर वही भूल नहीं करता, और अगर हम ही उसे माफ नहीं करेंगे तो दुनिया से क्या उम्मीद रखेंगे। बुआ सास ने नाक भौं सिकोड़ी, मगर चुप हो गई। उस रात घर में फिर से भारीपन था, लेकिन इस बार बेटा समीर और माँ चंपा दोनों सुधा के साथ खड़े थे। सुधा ने सोते समय भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इतना धैर्य और ताकत देना कि मैं अपने कर्मों से हर शक को मिटा सकूं। मैं अब इस घर का भरोसा बनना चाहती हूँ, बोझ नहीं। और यहीं से सुधा के सामने एक नई परीक्षा खड़ी हो गई। अब उसे न सिर्फ अपने पति और सास, बल्कि पूरे रिश्तेदारों और समाज की नज़रों में खुद को साबित करना था। बुआ सास की बातों ने घर का माहौल फिर से भारी कर दिया। बेटे समीर और माँ चंपा ने तो सुधा को माफ कर दिया था, लेकिन अब रिश्तेदारों की नज़रों में उसका अपराध बार बार उभर कर सामने आने लगा। हर कोई ताना मार देता, क्या भरोसा ये बहू दोबारा वही न करे। माँ को चोट लगती, बेटा चुप हो जाता और सुधा का दिल फिर से टूटने लगता। इसी बीच एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने सुधा के सामने विश्वास की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा रख दी। बेटे समीर की तबीयत अचानक फिर से बिगड़ गई। ऑफिस से लौटते ही उसे तेज बुखार चढ़ा और हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होने लगी। माँ चंपा घबराई और बोली, हे भगवान, कहीं फिर वही बीमारी तो नहीं लौट आई। बुआ सास तुरंत बोली, मैंने कहा था ना, इस बहू पर भरोसा मत करो, जरूर इसने फिर से कुछ किया होगा। सुधा का दिल कांप उठा। वह रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, इस बार मैं सचमुच निर्दोष हूँ। मैंने हर दवा समय पर दी, कुछ भी गलत नहीं किया। बेटा समीर बुखार से कांप रहा था। माँ चंपा ने तुरंत पास के नए डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर आया, जांच किया और बोला, चिंता मत कीजिए, ये बस वायरल बुखार है, समय पर दवा लीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटे का वायरल बुखार ठीक हो रहा था, लेकिन बुआ सास की जुबान अब भी जहरीली थी। हर बार वही ताना, इस बहू पर भरोसा मत करो, यह दिखावा कर रही है। सुधा सब सुनती और चुप रहती। उसने ठान लिया था कि अब वह अपने कर्मों से ही जवाब देगी। कुछ दिनों बाद अचानक घर में बड़ी मुसीबत आ गई। माँ की तबीयत देर रात अचानक बिगड़ गई। सीने में दर्द उठने लगा, सांसें तेज हो गई। बेटा समीर खुद बुखार से कमजोर था, दौड़ भाग करने की हालत में नहीं था, और बुआ सास तो और भी घबरा गई और रो रो कर हंगामा करने लगी। ऐसे वक्त में सुधा ने पूरा घर संभाल लिया। उसने माँ चंपा को सहारा देकर चारपाई से उठाया। बेटा समीर संभल न सका तो उसने अकेले ही माँ को कार में बैठाया और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। रात के अंधेरे, सुनसान रास्ते और हालत की गंभीरता के बावजूद वह बिना डरे गाड़ी चलाती रही। माँ चंपा बार बार कह रही थी, बहू
तू क्यों इतनी जान लगा रही है? मेरे लिए इतनी चिंता मत कर। सुधा की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन होठों से सिर्फ इतना निकला, माँ जी, आपने मुझे बेटी बनाया है। आपका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने माँ चंपा को आपातकालीन इलाज दिया और कहा, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो बड़ा खतरा हो सकता था। वक्त पर लाने के लिए शुक्रिया। सुबह तक माँ की हालत स्थिर हो गई। बेटे समीर ने कांपती आवाज में कहा, सुधा, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि इस घर की असली धड़कन हो। अगर तुम न होती तो माँ को मैं खो देता। बुआ सास भी स्तब्ध रह गई। उन्होंने पहली बार खुले शब्दों में स्वीकार किया, बहू, मैं गलत थी। तू सचमुच बदल गई है। आज तूने जो किया वो कोई भी बहू नहीं कर पाती। माँ ने सुधा का हाथ पकड़कर कहा, आज तूने अपना प्रायश्चित पूरा कर दिया बहू। तू अब मेरे लिए बहू नहीं, बेटी है। घर का माहौल भावनाओं से भर गया। हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि विश्वास लौट आने के थे। उस रात आंगन में दीपक की लौ और भी तेज चमक रही थी, जैसे गवाही दे रही हो कि अब इस घर की अंधेरी परछाइयां हमेशा हमेशा के लिए मिट चुकी हैं। माँ के अस्पताल से लौटने के बाद घर में जैसे नई सुबह हो गई थी। बेटा समीर, जो अब तक अपनी पत्नी के बदले हुए रूप को देख तो रहा था, लेकिन पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था, उसने उस रात के बाद मन ही मन मान लिया कि सुधा सचमुच बदल चुकी है। माँ भी उसे हर पल आशीर्वाद देती और कहती, बेटी, तूने मेरी जिंदगी बचाकर यह घर ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा भी जीत ली है। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ा। कोई हाल चाल पूछने आया, कोई देखने कि परिवार अब किस हालत में है। जैसे ही लोग बैठते, बुआ सास फुसफुसाकर कह देती, ये वही बहू है जिसने पहले जहर दिया था, और सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी फैल जाती। ऐसे ही एक दिन बेटा समीर ऑफिस से लौटा तो आंगन में कुछ रिश्तेदार बैठे थे। उनमें से एक चाचा ने हंसी में ताना मारा, बेटा, तू तो बड़ा किस्मत वाला निकला रे। तेरी बीवी ने तुझे पहले मारना चाहा और अब सेवा करके नाम कमा रही है। और सब हंस पड़े, लेकिन यह हंसी तीर की तरह सुधा के दिल में चुभ गई। वह चुपचाप उठी और सबके सामने आकर बोली, हाँ, मैंने गलती की थी। मैं अपने गुस्से और अहंकार में अंधी हो गई थी, लेकिन भगवान की दया और माँ के विश्वास ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। अब मैं सिर्फ इस घर को संभालने के लिए जी रही हूँ। अगर मेरी सेवा दिखावा लगे तो मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन आप सबको यह वादा देती हूँ कि आज के बाद मेरी सांसें भी इस घर के लिए ही चलेंगी। कमरे में खामोशी छा गई। रिश्तेदार जो अब तक ताने मार रहे थे, उनकी आंखें झुक गई। माँ चंपा ने ऊंची आवाज में कहा, मेरी बहू अब किसी की कटु बातों से नहीं डरेगी। जिसने अपनी गलती मान ली और अपने कर्मों से उसे सुधार दिया, वह औरत सबसे बड़ी होती है। अब से मेरे बेटे की पत्नी पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। बेटा समीर आगे बढ़ा और सबके सामने सुधा का हाथ थाम लिया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैंने इस औरत को माफ किया है और यही मेरी पत्नी है, ये मेरी ताकत है। अगर कोई इस पर उंगली उठाएगा तो वह मुझ पर उंगली उठाएगा। रिश्तेदार चुप हो गए और बुआ सास ने भी पहली बार सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मुझे मानना पड़ेगा कि ये बहू अब सचमुच बदल गई है। उस रात जब सब चले गए तो सुधा आंगन में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार ये आंसू बोझ के नहीं बल्कि हल्केपन और संतोष के थे। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अब मुझे और कोई परीक्षा मत दीजिए। मैं अपनी जिंदगी आपके लिए इस परिवार की सेवा में ही लगा दूंगी। इस घर के आंगन में दिए की लौ स्थिर थी। रिश्तों की नई परिभाषा अब उस घर की दीवारों पर लिखी जा चुकी थी। गलती से बड़ा माफ करना होता है और सबसे बड़ी चीज विश्वास होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, पत्नी को थप्पड़ मारने की इतनी बड़ी सजा। इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि रिश्ते गुस्से और शक से नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य से चलते हैं। एक गलती इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन वही गलती जब स्वीकार की जाती है और सुधारी जाती है तो रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। याद रखिए, पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं बल्कि एक दूसरे की इज्जत करने और समझने का होता है। गुस्से की एक चिंगारी अगर संभाली ना जाए तो वह पूरा घर जला देती है, लेकिन माफी और प्यार का दीपक वही घर रोशनी से भर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।